Hello, friends. I am Kaira. Welcome to our channel Mind and Machine Reviews. नमस्कार और सोनी अल्फा A9 III पर हमारी इस विशेष बातचीत में आपका स्वागत है। ये वो कैमरा है जिसके बारे में आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि ये फोटोग्राफी की दुनिया में एक नया अध्याय लिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल इसकी काफी चर्चा है। हमारे पास सोनी अल्फा A9 III वैश्विक शटर क्रांति शीर्षक वाला एक डिटेल्ड रिव्यू है और आज हम इसी के आधार पर थोड़ी गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल, देखते हैं इसमें क्या खास है। हमारा मकसद है ये समझना कि आखिर इस कैमरे में ऐसा क्या है। जाहिर है इसका ग्लोबल शटर वो सबसे बड़ी बात है, लेकिन हम इसकी स्पीड, इसके फीचर्स और हाँ, कुछ जगहों पर जहां ये शायद थोड़ा पीछे रह जाता है, उन सीमाओं पर भी गौर करेंगे। हाँ, ये जानना जरूरी है कि ये किसके लिए बना है। बिल्कुल समझना जरूरी है कि ये कैमरा किन खास पेशेवर फोटोग्राफरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सही। और सबसे बड़ी हेडलाइन कि भाई ये दुनिया का पहला फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा है जिसमें ग्लोबल शटर सेंसर है। सुनने में तो बड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका फोटोग्राफर के लिए असल मतलब क्या है, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। तो ये ग्लोबल शटर पारंपरिक जो रोलिंग शटर होता है उससे अलग कैसे और इसका फायदा क्या है? हाँ, देखिए, आसान शब्दों में समझें तो ज्यादातर कैमरेज अब तक रोलिंग शटर इस्तेमाल करते आए हैं। इसमें क्या होता है कि सेंसर इमेज को एक सिरे से मतलब ऊपर से नीचे या साइड से लाइन दर लाइन स्कैन करके रिकॉर्ड करता है। अच्छा। तो अगर सब्जेक्ट बहुत तेजी से हिल रहा हो या आप कैमरा तेजी से पैन कर रहे हो तो इमेज में थोड़ी विकृति आ जाती है। चीजें थोड़ी तिरछी या मुड़ी हुई दिख सकती हैं। वो जेली जैसा इफेक्ट जिसे कहते हैं। हाँ, देखा, जैसे सीधी बिल्डिंग टेढ़ी सी दिखती है कभी-कभी। बिल्कुल। अब ग्लोबल शटर इस प्रॉब्लम को एक तरह से जड़ से खत्म कर देता है। इसमें क्या है कि पूरा सेंसर एक साथ एक ही पल में पूरी की पूरी इमेज कैप्चर करता है, एक झटके में। एक साथ पूरा फ्रेम? जी हाँ, पूरा फ्रेम एक साथ। तो नतीजा, कोई डिस्टॉर्शन नहीं। चाहे एक्शन कितना भी तेज क्यों ना हो, हर फ्रेम एकदम परफेक्ट, बिना किसी झुकाव या खिंचाव के। अच्छा, तो वो जो गोल्फ क्लब हवा में मुड़ा हुआ दिखता था या हेलीकॉप्टर के ब्लेड अजीब से दिखते थे तेजी में, वो सब अब नहीं होगा? काफी हद तक हाँ। वो रोलिंग शटर की दिक्कतें अब इसमें नहीं है। और ग्लोबल शटर का एक और जबरदस्त फायदा है, फ्लैश सिंक स्पीड। ओह हाँ, फ्लैश सिंक। हाँ, पारंपरिक कैमरों में क्या होता है, एक मैकेनिकल शटर होता है, उसकी वजह से फ्लैश सिंक की एक लिमिट होती है, आमतौर पर 11200 या 11250 सेकंड के आसपास। हाँ, उससे तेज शटर स्पीड पर फ्लैश काम नहीं करता ठीक से। बिल्कुल, लेकिन A9 III में क्योंकि ग्लोबल शटर है तो आप किसी भी शटर स्पीड पर फ्लैश सिंक कर सकते हैं, किसी भी स्पीड पर, यहाँ तक कि 180,000 सेकंड पर भी। 1/80,000? ये कैसे मुमकिन है? इसका मतलब क्या हुआ प्रैक्टिकली? देखिए, इसका मतलब है क्रिएटिविटी की पूरी आजादी। सोचिए, आप तेज धूप में आउटडोर शूट कर रहे हैं, पोर्ट्रेट शूट मान लीजिए। हाँ। अब तक आपको या तो अपर्चर बहुत छोटा करना पड़ता था, f11, f16, ताकि बैकग्राउंड ज्यादा ब्राइट ना हो जाए, या फिर ND फिल्टर लगाना पड़ता था। हाँ, ताकि शटर स्पीड कम रख सकें और फ्लैश सिंक हो जाए। सही, लेकिन अब 180,000 सेकंड सिंक स्पीड के साथ आप तेज शटर स्पीड यूज करके धूप को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे 14,000 या 18,000 सेकंड। साथ ही आप वाइड अपर्चर मान लीजिए f1.8 यूज करके वो खूबसूरत बैकग्राउंड ब्लर पा सकते हैं और फ्लैश से अपने सब्जेक्ट को परफेक्टली लाइट भी कर सकते हैं। अरे वाह, मतलब एम्बिएंट लाइट को पूरी तरह कंट्रोल करके फ्लैश के साथ वाइड अपर्चर यूज करना, तेज धूप में भी। जी हाँ, ये सिर्फ तेज एक्शन को फ्रीज करने की बात नहीं है, ये आपको स्टूडियो के बाहर तेज रोशनी में भी वो लाइटिंग कंट्रोल देता है जिसकी पहले कल्पना भी मुश्किल थी। ये तो सच में गेम चेंजर है, खासकर एक्शन, स्पोर्ट्स और पोर्ट्रेट फोटोग्राफरों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। और स्पीड की बात चली रही है तो सिर्फ फ्लैश सिंक ही नहीं, इसकी बर्स्ट शूटिंग स्पीड भी तो 120 फ्रेम्स प्रति सेकंड। हाँ, 120 फ्रेम्स, वो भी रॉ में, और फुल ऑटो फोकस और ऑटो एक्सपोजर के साथ, और बिना ब्लैकआउट के। जी, और ये ब्लैकआउट फ्री होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि जब आप शूट कर रहे होते हैं कंटिन्यूअस बर्स्ट में, तो व्यू फाइंडर या स्क्रीन एक पल के लिए भी काला नहीं पड़ता। अच्छा। आप लगातार अपने सब्जेक्ट को देख सकते हैं, उसे ट्रैक कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी तेज हो या कैसे भी मूव करे। सोचिए, रेस ट्रैक पर कार को फॉलो करना या किसी उड़ते हुए पक्षी को ट्रैक करना, ये कितना आसान हो जाता है। हाँ, वो एक पल का ब्लैकआउट भी कई बार मिस कर देता है शॉट। बिल्कुल, और इसमें वो प्री कैप्चर फंक्शन भी है। हाँ, उसके बारे में बताइए, क्या ये वाकई उन लगभग छूट गए पलों को पकड़ सकता है? ये बहुत स्मार्ट फीचर है। देखिए, कैमरा आपके शटर बटन को आधा दबाते ही फ्रेम्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, एक तरह की अस्थायी मेमोरी में, जिसे बफर कहते हैं। ओके। जैसे ही आप बटन पूरा दबाते हैं शॉट लेने के लिए, ये सिर्फ उस पल का शॉट नहीं लेता, बल्कि बटन दबाने से ठीक 1 सेकंड पहले तक के फ्रेम्स को भी सेव कर लेता है। ओह,
तो मतलब अगर रिएक्शन थोड़ा लेट भी हुआ तो हाँ, वो चिड़िया के उड़ने का एकदम सही पल या गोल होने से ठीक पहले का एक्सप्रेशन जिसे पकड़ने में आप शायद आधा सेकंड लेट हो जाते, उसे ये पकड़ सकता है। एक कमाल का है। वाकई में। और एक स्पीड बूस्ट बटन भी है शायद। जी हाँ, एक कस्टमाइजेबल बटन है जिसे आप स्पीड बूस्ट के लिए सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप नॉर्मल स्पीड पर शूट कर रहे हैं और अचानक एक्शन बहुत तेज हो जाता है, तो बस वो बटन दबाइए और कैमरा तुरंत 120 FPS मोड में चला जाएगा। बहुत खूब। तो ये सब कैसे मुमकिन हो रहा है? ग्लोबल शटर, 120 FPS, ब्लैकआउट फ्री व्यू, इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है? इसके पीछे टेक्नोलॉजी का एक कह सकते हैं बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले तो वो 24.6 मेगापिक्सल का स्टैक्ड एक्समोर RS CMOS सेंसर। स्टैक्ड का मतलब है कि सेंसर की जो पिक्सल लेयर है उसके ठीक पीछे मेमोरी और प्रोसेसिंग चिप इंटीग्रेटेड है। अच्छा, मतलब डेटा बहुत तेजी से पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल, डेटा पाइपलाइन बहुत चौड़ी और तेज है। फिर है सोनी का लेटेस्ट सबसे शक्तिशाली बायोन्स XR प्रोसेसर। तो ग्लोबल शटर जो तुरंत पूरा फ्रेम पढ़ता है, स्टैक्ड सेंसर जो डेटा तेजी से भेजता है और तेज प्रोसेसर जो उस डेटा को संभालता है, ये तीनों मिलकर इस अविश्वसनीय स्पीड और परफॉर्मेंस को संभव बनाते हैं। ये तालमेल ही खास है। जी हाँ, और यही वजह है कि ये स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ और फोटो जर्नलिज्म जैसे फील्ड्स के पेशेवरों के लिए इतना आकर्षक है, जहां एक पल की भी देरी मतलब शॉट मिस हो जाना। बिल्कुल। लेकिन इतनी स्पीड का फायदा तभी है जब फोकस भी उतना ही तेज और सटीक हो, है ना? और यहीं पर इसका ऑटो फोकस सिस्टम आता है। निश्चित रूप से ऑटो फोकस के बिना स्पीड बेकार है। इसमें सारे 759 फेस डिटेक्शन AF पॉइंट्स हैं और ये फ्रेम के लगभग 96% हिस्से को कवर करते हैं। 96%? मतलब लगभग पूरे फ्रेम में कहीं भी फोकस कर सकता है। हाँ, मतलब फ्रेम के कोनों तक में सब्जेक्ट को ट्रैक करना आसान है और इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस भी जबरदस्त है। ये -5 EV तक कम रोशनी में फोकस कर सकता है। -5 EV? ये कितना कम होता है? मतलब चांदनी रात से भी कम रोशनी में, बहुत अंधेरे में भी फोकस कर लेता है। कमाल है। और वो AI प्रोसेसिंग यूनिट, सुना है वो बहुत स्मार्ट है। ये सिर्फ चेहरे या आंखें ही नहीं पहचानती। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा आगे है। सोनी की ये जो डेडिकेटेड AI प्रोसेसिंग यूनिट है, ये सिर्फ चेहरा या आंख नहीं, बल्कि इंसान के पूरे शरीर की मुद्रा, उसकी हड्डियों का ढांचा, उसकी हरकत को समझती है। अच्छा, पूरे शरीर को? जी हाँ, तो ये सिर्फ इंसानों, जानवरों, पक्षियों को ही नहीं, बल्कि कीड़ों, कारों, ट्रेनों और हवाई जहाजों तक को पहचानकर उन पर फोकस बनाए रख सकती है, उनकी मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकती है। मूवमेंट प्रिडिक्ट? मतलब अगर कोई एथलीट दौड़ते हुए अचानक मुड़ता है या उसका चेहरा फ्रेम से बाहर भी हो जाता है थोड़ी देर के लिए, तो AI उसके शरीर के हाव भाव और मूवमेंट के पैटर्न से समझ जाता है कि वो कहाँ जाने वाला है और फोकस बनाए रखता है। इसका असल दुनिया में क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कोई भीड़ भाड़ वाला स्पोर्ट्स इवेंट है। कल्पना कीजिए एक फुटबॉल मैच चल रहा है, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, सब तेजी से दौड़ रहे हैं, दिशा बदल रहे हैं। A9 का AI सिस्टम आपके चुने हुए मुख्य खिलाड़ी को पहचान सकता है, उस पर फोकस लॉक कर सकता है और 120 FPS पर भी लगातार उसे ट्रैक कर सकता है, भले ही दूसरे खिलाड़ी उसके सामने से गुजरे या वो मुड़ जाए। ये तो बहुत प्रभावशाली लगता है। ये सटीकता ही इसे खास बनाती है। हालांकि देखिए, कोई भी तकनीक एकदम परफेक्ट नहीं होती। स्रोत के रिव्यू में कुछ टेस्ट्स में ये पाया गया कि बहुत कम रोशनी में कभी-कभी गहरे रंग की त्वचा वाले चेहरों को ट्रैक करने में थोड़ी मुश्किल हुई। अच्छा, ये जानना जरूरी है। हाँ, मतलब ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन थी, लेकिन किसी भी उपकरण की सीमाओं को समझना महत्वपूर्ण है। सही कहा, सीमाओं को समझना जरूरी है। अब बात करते हैं इमेज स्टेबलाइजेशन की, क्योंकि हमेशा तो तेज शटर स्पीड इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं होता, खासकर कम रोशनी में। बिल्कुल, यहीं पर इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन यानी IBS काम आता है। A9 III में 5 एक्सिस IBS है, जो सोनी का दावा है कि 8 स्टॉप तक शेक कंपेंसेशन देता है। 8 स्टॉप? ये पिछली पीढ़ी से ज्यादा है ना? हाँ, ये पहले के सोनी कैमरों से काफी ज्यादा है। 5 एक्सिस का मतलब है कि कैमरे के हिलने डुलने को 5 अलग-अलग तरह की मूवमेंट, ऊपर नीचे, दाएं बाएं और रोटेशनल शेक को कम करने की कोशिश करता है। तो 8 स्टॉप का प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? क्या मैं हाथ में पकड़कर रात में 1 सेकंड का शॉट ले सकता हूँ? सैद्धांतिक रूप से 8 स्टॉप का मतलब यही है कि आप हाथ में कैमरा पकड़कर भी बहुत धीमी शटर स्पीड पर शार्प तस्वीरें ले सकते हैं, शायद 1 या 2 सेकंड तक भी, अगर हाथ स्थिर हो। ये कम रोशनी में या बिना ट्राइपॉड के शूटिंग करते समय अद्भुत है। तो ये वाकई में जमीनी हकीकत में उतना फर्क डालता है? देखिए, सीपा स्टैंडर्ड के हिसाब से ये 8 स्टॉप है, जो बहुत प्रभावशाली है। असल दुनिया में कंपनसेशन का असर आपके लेंस पर, आप कैसे कैमरा पकड़ते हैं और कितनी मूवमेंट है, इन सब पर भी निर्भर करता है। लेकिन हाँ, ये पिछली पीढ़ियों की तुलना में निश्चित रूप से एक बड़ा अपग्रेड है और कम रोशनी में या धीमी शटर स्पीड के साथ क्रिएटिव शॉट्स लेने में काफी मदद करता है। चलिए, फोटोग्राफी तो जबरदस्त लग रही है, लेकिन वीडियो का क्या? आजकल तो कैमरे सिर्फ फोटो के लिए नहीं होते।
हाँ, आजकल हाइब्रिड शूटिंग बहुत आम है और वीडियो के मामले में भी ये कैमरा पीछे नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बिना किसी क्रॉप के यानी सेंसर की पूरी चौड़ाई का इस्तेमाल करके 4K वीडियो 120 फ्रेम्स प्रति सेकंड तक शूट कर सकता है। बिना क्रॉप के 4K 120 FPS? ये तो बहुत अच्छा है। जी हाँ, हाई क्वालिटी स्लो मोशन के लिए ये बेहतरीन है और ये सब इंटरनल रिकॉर्डिंग में 10 बिट 4.22 कलर सैम्पलिंग के साथ होता है। अच्छा, ये 10 बिट 4.22 और वो S-Log3, S-Cineton, ये शब्द अक्सर सुनने में आते हैं। पेशेवर वीडियोग्राफरों के लिए इनका क्या महत्व है? इनका बहुत ज्यादा महत्व है। देखिए, 10 बिट कलर का मतलब है लगभग 1 अरब रंग कैप्चर करने की क्षमता, जबकि 8 बिट सिर्फ 16 मिलियन रंग कैप्चर करता है। ओह, इतना फर्क? हाँ, इससे पोस्ट प्रोडक्शन में मतलब एडिटिंग के समय कलर ग्रेडिंग करते हुए बहुत ज्यादा लचीलापन मिलता है, रंगों में स्मूथ बदलाव दिखते हैं, वो बैंडिंग वाली समस्या नहीं आती। अच्छा, और 4.22? 4.2.2 कलर सैम्पलिंग का मतलब है कि ये ज्यादा कलर इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है, खासकर जब हरे स्क्रीन वगैरह के साथ काम कर रहे हो तो ये बहुत मददगार होता है। और S-Log3 एक पिक्चर प्रोफाइल है जो बहुत फ्लैट इमेज रिकॉर्ड करता है लेकिन ज्यादा डायनामिक रेंज के साथ। एडिटिंग में आप रंगों को अपनी मर्जी से बिल्कुल शुरुआत से बना सकते हैं। और S-Cineton? S-Cineton सोनी के जो महंगे सिनेमा कैमरे हैं जैसे FX9 या वेनिस, उनका लुक देता है। ये सीधे कैमरे से ही एक बहुत अच्छा सिनेमैटिक दिखने वाला फुटेज देता है जिसमें ज्यादा कलर ग्रेडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारे फीचर्स इसे वीडियो के लिए भी एक बहुत ही सक्षम टूल बनाते हैं। समझ गया। अब कैमरे की बनावट, उसकी पकड़, इस्तेमाल में कैसा है? क्योंकि पेशेवर फोटोग्राफर तो इसे घंटों इस्तेमाल करते हैं। हाँ, एर्गोनॉमिक्स बहुत जरूरी है और सोनी ने इस पर ध्यान दिया है। ग्रिप को थोड़ा और बेहतर बनाया गया है ताकि लंबे समय तक पकड़ने में आरामदायक और सुरक्षित महसूस हो। और स्क्रीन और व्यू फाइंडर? पीछे 3.2 इंच की वेरी एंगल टच स्क्रीन है। ये काफी शार्प है, 2.1 मिलियन डॉट, और DCI P3 कलर स्पेस सपोर्ट करती है, जिसका मतलब है कि रंग काफी सटीक दिखते हैं। और ये वेरी एंगल है तो इसे आप लगभग किसी भी एंगल पे घुमा सकते हैं, ऊपर, नीचे, साइड में, सेल्फी मोड में भी। व्यू फाइंडर के बारे में क्या? इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर EVF तो सच कहूं तो कमाल का है। 9.44 मिलियन डॉट रेजोल्यूशन, ये मार्केट में सबसे डिटेल्ड EVFs में से एक है और ये 240 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। 240 हर्ट्ज? इसका क्या फायदा? इसका फायदा ये है कि जब आप तेज एक्शन को ट्रैक कर रहे होते हैं तो व्यू फाइंडर में इमेज एकदम स्मूथ दिखती है, कोई लैग या धुंधलापन महसूस नहीं होता, बिल्कुल रियल टाइम जैसा लगता है। अच्छा, बटन्स, कनेक्टिविटी वगैरह ये भी तो जरूरी होते हैं ना पेशेवरों के लिए? हाँ, बिल्कुल। इसमें 5 कस्टमाइजेबल बटन हैं जिन्हें फोटोग्राफर अपनी पसंद के फंक्शंस असाइन कर सकता है। शटअप बटन की पोजीशनिंग भी थोड़ी बेहतर की गई है, ज्यादा रिस्पॉन्सिव महसूस होती है। बॉडी मैग्नीशियम अलॉय की बनी है और पूरी तरह से वेदर सील्ड है, यानी धूल और हल्की बारिश से बचाव रहता है। वजन लगभग 702 ग्राम है, जो इस क्लास के कैमरे के लिए ठीक है। और पोर्ट्स, कार्ड स्लॉट्स? कनेक्टिविटी के लिहाज से इसमें वो सब कुछ है जो एक पेशेवर को चाहिए। सबसे पहले डुअल कार्ड स्लॉट्स हैं जो CF एक्सप्रेस टाइप A और SD कार्ड UHSI दोनों सपोर्ट करते हैं। CF एक्सप्रेस टाइप A, ये SD से अलग है? हाँ, ये SD कार्ड से काफी तेज होते हैं। जब आप 120 FPS पर रॉ फाइल शूट कर रहे हो या हाई बिट रेट 4K 120 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो इतना सारा डेटा संभालने के लिए इन तेज कार्ड्स की जरूरत पड़ती है। अच्छा, समझ गया। वायर्ड नेटवर्किंग के लिए एक गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट है जो स्टूडियो या इवेंट्स में तुरंत फाइल ट्रांसफर के लिए बहुत जरूरी है। तेज वायरलेस ट्रांसफर के लिए डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ भी है। बाहरी मॉनिटर या रिकॉर्डर के लिए फुल साइज HDMI पोर्ट है और माइक और हेडफोन जैक तो है ही। बेशक तेज डेटा ट्रांसफर और चार्जिंग के लिए USB-C पोर्ट भी है। मतलब कनेक्टिविटी पूरी है। और बैटरी लाइफ के लिए कुछ? हाँ, ये वही NP-FZ100 बैटरी इस्तेमाल करता है जो सोनी के कई दूसरे कैमरों में है। और बेहतर बैटरी लाइफ और वर्टिकल शूटिंग में आसानी के लिए सोनी का नया VG-C5 वर्टिकल ग्रिप भी इसके साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें 2 बैटरी लग जाती हैं। तो हमने इसकी ढेरों खूबियों की बात की, क्रांतिकारी ग्लोबल शटर, अविश्वसनीय स्पीड, बेहतरीन ऑटो फोकस, दमदार वीडियो क्षमताएं, मजबूत बनावट, शानदार कनेक्टिविटी। लेकिन क्या इस स्पीड और टेक्नोलॉजी के लिए कोई कीमत चुकानी पड़ी है? मतलब क्या इसमें कुछ कमियां या समझौते भी हैं? हाँ, बिल्कुल, जैसा आपने कहा, कोई भी कैमरा परफेक्ट नहीं होता और A9 III के साथ भी कुछ बातें हैं, कुछ समझौते हैं जिन्हें समझना जरूरी है। शायद इसे स्पीड के लिए किए गए समझौते कहना ज्यादा सही होगा। अच्छा, जैसे कि? पहली बात जो ध्यान खींचती है वो है इसका बेस ISO। ये 250 है। बेस ISO 250? ज्यादातर फुल फ्रेम कैमरास का तो 100 होता है या 64 भी होता है कुछ का? जी हाँ, बेस ISO वो सेटिंग होती है जहां सेंसर अपनी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देता है, सबसे ज्यादा डायनामिक रेंज और सबसे कम नॉइज। तो ISO 250 होने से क्या फर्क पड़ता है प्रैक्टिकली? इसके 2 मुख्य प्रभाव हो सकते हैं। एक, बहुत तेज रोशनी में शूट करते समय, जैसे कड़ी धूप में, अगर आप वाइड अपर्चर जैसे f1.4 या f1.8 इस्तेमाल करना चाहते हैं शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए, तो आपको या तो शटर स्पीड बहुत बहुत तेज करनी होगी, जो खैर इस कैमरे में 1,80,000 तक संभव है, या फिर ND फिल्टर लगाना पड़ सकता है ताकि इमेज ओवर एक्सपोज्ड ना हो। और दूसरा, सैद्धांतिक रूप से ISO 100 वाले कैमरों की तुलना में इसकी अधिकतम डायनामिक रेंज
और शैडो डिटेल्स रिकवर करने में शायद थोड़ी सी कमी हो सकती है। मतलब पोस्ट प्रोसेसिंग में शैडो को बहुत ज्यादा पुश करने पर शायद थोड़ा ज्यादा नॉइज दिखे। ये शायद ग्लोबल शटर टेक्नोलॉजी को लागू करने का एक तकनीकी साइड इफेक्ट है। ओके, तो ये हुई पहली बात। जी। और दूसरी कमी? दूसरी बात है फाइल हैंडलिंग की मांगे। ये बहुत ज्यादा है। सोचिए 120 FPS पर रॉ शूट करने का मतलब है डेटा का सैलाब। हाँ, फाइल साइज तो बहुत बड़े होते होंगे। बहुत बड़े। और स्रोत के रिव्यू में ये पाया गया कि अगर आप बहुत लंबे समय तक लगातार बर्स्ट शूटिंग करते हैं, मतलब कई सेकंड तक, तो भले ही आप सबसे तेज CF एक्सप्रेस टाइप A कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो, कैमरा का इंटरनल बफर भर सकता है। बफर भर सकता है, मतलब शूटिंग रुक जाएगी। अच्छा, आपको कुछ देर रुकना पड़ सकता है जब तक कि कैमरा बफर से डेटा को कार्ड में ट्रांसफर ना कर दे। मतलब हो सकता है कि आप ओलंपिक 100 मीटर फाइनल की पूरी रेस एक ही लगातार बर्स्ट में ना कैप्चर कर पाए, बीच में शायद एक आध सेकंड का पॉज आ जाए। अच्छा, ये तो उन फोटोग्राफरों के लिए दिक्कत हो सकती है जो बहुत लंबे बर्स्ट लेते हैं। हाँ, ये एक व्यावहारिक चिंता है उन लोगों के लिए जो लगातार लंबे बर्स्ट पर निर्भर रहते हैं। कार्ड बहुत तेज है, लेकिन 120 FPS पर डेटा रेट इतना ज्यादा है कि वो भी कभी-कभी स्ट्रगल कर सकते हैं। समझ गया। और रेजोल्यूशन के बारे में क्या? 24.6 मेगापिक्सल, क्या ये आज के जमाने में कम है? देखिए, कम है या ज्यादा, ये इस पर निर्भर करता है कि जरूरत क्या है। 24.6 मेगापिक्सल ज्यादातर कामों के लिए, खासकर न्यूज, स्पोर्ट्स, इवेंट फोटोग्राफी के लिए बिल्कुल पर्याप्त है, जहाँ फाइल साइज को मैनेजेबल रखना और स्पीड ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन अगर किसी को बहुत बड़े, मतलब गैलरी साइज के फाइन आर्ट प्रिंट्स निकालने हैं, या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में दूर के सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा क्रॉप करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां ये सोनी के अपने A7RV, जिसमें 61 MP है, जैसे हाई रेजोल्यूशन कैमरों से पीछे रह जाता है। ये भी एक पॉइंट है। तो रेजोल्यूशन एक ऐसा क्षेत्र है जहां स्पीड के लिए समझौता किया गया है। तो इन सब खूबियों और इन कुछ सीमाओं या समझौतों को देखते हुए आखिर ये कैमरा है किसके लिए? कौन है इसका आइडियल यूजर? हाँ, ये सवाल महत्वपूर्ण है और मेरे ख्याल से अब तक ये काफी साफ हो चुका होगा। ये कैमरा हर किसी के लिए नहीं है। ये एक बहुत ही विशिष्ट, बहुत हाई परफॉर्मेंस टूल है। किसके लिए? ये उन पेशेवरों के लिए है जिनके काम में गति, सटीकता और डिस्टोर्शन फ्री इमेज सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, जैसे स्पोर्ट्स फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, फोटो जर्नलिस्ट जो एक्शन को कवर करते हैं। ये वो लोग हैं जो अधिकतम रेजोल्यूशन या अत्यधिक कम रोशनी की संवेदनशीलता, यानी जैसे एस्ट्रो फोटोग्राफी करने वाले, के ऊपर इसकी अद्वितीय स्पीड और ग्लोबल शटर क्षमताओं को प्राथमिकता देंगे। मतलब जिनके लिए वो एक परफेक्ट मोमेंट कैप्चर करना सबसे जरूरी है, बिना किसी तकनीकी बाधा के। बिल्कुल, ये उनके लिए है जो जानते हैं कि उन्हें ग्लोबल शटर और 120 FPS क्यों चाहिए, और वो इसके लिए प्रीमियम कीमत चुकाने को तैयार है। ये वैसा कैमरा नहीं है जिसे कोई हॉबीइस्ट या कैजुअल शूटर लेगा। तो अगर हम संक्षेप में कहें, सोनी A933 एक तरह का क्रांतिकारी कैमरा है। ग्लोबल शटर जो डिस्टॉर्शन खत्म करता है और अविश्वसनीय फ्लैश सिंक देता है। 120 FPS की बेमिसाल स्पीड, ब्लैकआउट फ्री व्यूइंग और बेहद उन्नत AI ऑटो फोकस इसे एक्शन के लिए लगभग बेजोड़ बनाते हैं। बनावट भी मजबूत है, कनेक्टिविटी बेहतरीन है। हाँ, ये सब इसकी ताकतें हैं। लेकिन इसकी कीमत भी है। बेस ISO 250 होना, सिर्फ 24.6 MP रेजोल्यूशन और भारी उपयोग में डेटा बफर की संभावित सीमाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कैमरा वास्तव में एक्शन फोटोग्राफी के लिए एक स्टेटमेंट पीस है, एक स्पेशलिस्ट टूल। ये उन प्रोफेशनल्स के लिए है जिन्हें इसकी खास क्षमताओं की सख्त जरूरत है और जो इसके लिए जरूरी भारी निवेश करने को तैयार हैं, न सिर्फ कैमरे की कीमत बल्कि महंगे CFX कार्ड, तेज कंप्यूटर और बड़े स्टोरेज सॉल्यूशंस में भी। हाँ, वर्कफ्लो पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल, इसके साथ आने वाली वर्कफ्लो की मांगों के लिए भी तैयार रहना होगा। वैसे इस स्रोत के रिव्यू ने इसे 5 में से 4.7 की प्रभावशाली रेटिंग दी है। 4.7? ये तो बहुत अच्छी रेटिंग है। हाँ, जो इसकी क्षमताओं को तो दिखाता है, लेकिन ये भी साफ करता है कि ये एक खास मकसद का हथियार है, सबके लिए नहीं। जाते जाते एक विचार मन में आ रहा है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां AI से बनी तस्वीरें, मतलब AI इमेज जनरेशन, तेजी से बढ़ रहा है और कई बार हकीकत का भ्रम पैदा कर रहा है। हाँ, ये तो है। ऐसे में क्या एक ऐसा कैमरा जो वास्तविकता को बिल्कुल बिना किसी मिलावट या विकृति के एक पल में हूबहू कैप्चर करने पर फोकस करता है, जैसे कि A9III अपने ग्लोबल शटर और स्पीड से करने की कोशिश करता है, क्या वो भविष्य में अपनी प्रासंगिकता बनाए रख पाएगा या शायद प्रामाणिकता के एक मानक के तौर पे और भी ज्यादा मूल्यवान बन जाएगा? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। शायद प्रामाणिकता की कीमत और बढ़ेगी। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ सोनी अल्फा A9III पर हमारी एक गहन चर्चा समाप्त होती है। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।